वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियोज के माध्यम से हम लोग जानेंगे BA/BG 171 के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। जैसे कि आज के सेशन में हम लोग यूनिट 6 को कवर करेंगे। यूनिट 6 को, ठीक है, यूनिट 6 का नाम है संवैधानिक साधन और सामाजिक न्याय। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से ये यूनिट, तो इसको जरूर से जरूर आप लोग कवर कीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें कवर करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। जैसे कि देखिए, इसमें 2 टॉपिक्स हैं, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें टॉपिक्स हैं आपका 6.3 और 6.4। ये दोनों के दोनों इसमें जो ना इम्पोर्टेंट है। अब ये 6.3 तो हम लोग बेहतरीन तरीके से इसको कवर करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और इसमें 6.4 में भी आपको 2 टॉपिक्स को कवर करेंगे। यानी कि देखा जाए तो आपका यूनिट 6 जो है आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। पूरा का पूरा यूनिट को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे आज के सेशन में। यूनिट 6 कंप्लीट हो जाएगी, ओके। और अब तक जो है यूनिट 5 तक कवर हो चुकी है, 1 2 3 4 5। उसको जो है आप लोग सभी कवर कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी आज के यूनिट 6 से। चलिए आज इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जैसे 6.3 में हम लोग चलते हैं। देखिए, ये भी सुनिए, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए मेरी बातों को, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ, ओके। और उसके बाद वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी पूरे। देखिए, कहा जा रहा है 6.3 में आपको क्या कहा जा रहा है, ब्रिटिश भारत में सामाजिक न्याय के लिए अंबेडकर का संघर्ष। ये देखिए ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा कि ये जो ब्रिटिश जो है भारत में जो सामाजिक न्याय के लिए जो है अंबेडकर का क्या क्या संघर्ष रहा, किस तरह से संघर्ष रहा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो इसमें यहाँ देखिए, यहाँ से देखिए आप सभी जो है, यह इसमें कहा जा रहा है, अंबेडकर ने अपने असीम बयानों में प्रतिनिधित्व और प्रमाण पत्रों में दलित वर्गों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के समर्थन में व्याख्या की है। ये जो है अंबेडकर जी जो है वो असीम बयानों में, यानी कि अपने बयानों में वो कहा है, जो प्रमाण पत्र हैं, प्रतिनिधित्व हैं, जो है उसके जो दलित वर्ग के हैं, निम्न वर्ग के लोग हैं, उसके लिए जो है ना उसकी संवैधानिक सुरक्षा जो मिलती है, इसके बारे में उन्होंने मांगे की है, उसके बारे में समर्थन के लिए व्याख्या की है। आगे कहा जा रहा है 29 मई 1928 को उन्होंने भारत में आगमन पर भारतीय संवैधानिक आयोग, जिसे साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है, उसके सामने में बड़ी बयान प्रस्तुत किया। ये जो है भारत में साइमन कमीशन जब आया था 1928 में पहली बार, 29 मई को उन्होंने इस बातों को उजागर किया था, ओके। उसके बाद आगे कहा जा रहा है, अम्बेडकर ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अल्पसंख्यक के रूप में शोषित वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा उपायों के बारे में अपने व्यक्तित्व के प्रतिनिधित्व के माध्यम से शोषित वर्गों के हितों की सुरक्षा की मांग की, और स्वायत्तता के तहत यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक विधान परिषद से बनावट या समझौते में बदलाव और गारंटी मांगी। ये सभी जो है ना अम्बेडकर जी ने साइमन कमीशन के माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयास किया। और उसके बाद जो है अम्बेडकर जब बम्बई में एक प्रेसिडेंसी हुआ था, उसमें जो है ना छोटे जाति के लोग, अल्पसंख्यक लोग और शोषित वर्गों के लोग के हितों के लिए उन्होंने सभी जितने भी संवैधानिक सुरक्षा हो, रोजगार हो, प्रतिनिधित्व के लिए माध्यम से, मतलब सब चीज़ जैसे जैसे नॉर्मल सभी जातियों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध होती है, वे सभी सुविधाएं जो है ना दलित वर्गों के लिए मांग की। और ये जो है ना उसकी समझौता के लिए, उसके बदलाव के लिए जो ना गारंटी मांगी कि नहीं, हमारी जो है ना ये सब इस सभी जातियों के लिए, छोटी छोटी जातियों के लिए जो है ना कुछ हमको आवश्यक चीज़ें जो होती है वो हमको भी प्रदान करें, इसके लिए गारंटी मांगी अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी के में, ठीक है। और आगे कहा जा रहा है, उनका मानना था कि प्रतिनिधित्व की मात्रा समूह की जनसंख्या और सामाजिक परिस्थिति पर निर्भर होगी। ये जो है अम्बेडकर जी का मानना था कि प्रतिनिधित्व की मात्रा जो है पूरी समूह की जनसंख्या और सामाजिक परिस्थिति जो है, उसकी जनसंख्या हो गया, उसकी सामाजिक स्थिति, किस तरह से उसकी स्थिति उस पर निर्भर होनी चाहिए कि जैसे आपकी सामाजिक स्थिति जैसे रहेगी उस तरह से आपको सुविधाएं मिलनी चाहिए, ओके। और जिस तरह से वहाँ गाँव की समाज में जनसंख्या होगी उस पर निर्भर करेगी, ठीक है। और उसके बाद जो है ना सरकार को ये सुनिश्चित करनी चाहिए कि शिक्षा का प्रसार हो, ये सभी के लिए, दलितों के लिए होनी चाहिए, जैसे कि नॉर्मल जातियों के लिए होता है ना, उसी लिए दलितों के लिए हो, अल्पसंख्यकों के लिए ये शिक्षा का प्रसार होनी चाहिए। भर्ती के दौरान कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, जैसे सेना भर्ती होती है तो छोटी जातियों के लिए कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाने चाहिए। ये सभी जो मांगे थी अम्बेडकर का बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अनुसार दलित वर्गों के लिए। उसके बाद आगे कहा जा रहा है, और एक और मांगे थी, शोषित वर्गों की शिक्षा को प्रांत के प्रथम आदेश के रूप में मान्यता दी जाए, और शोषित वर्गों के लाभ के लिए शिक्षा हेतु कुल अनुदान एक समान और सही अनुपात निर्धारित किया जाए। जैसे शोषित वर्गों के लिए जो ना, दलित वर्गों के लिए, छोटे छोटे जातों के लिए उसकी शिक्षा की मांगे की, और उसमें जो भी मान्यता हो उस सबको मान्यता इक्वल दे, और जो भी उसके लाभ होनी चाहिए वो लाभ उसको भी मिलना चाहिए, अनुदान जो भी हो
मतलब छात्रवृत्ति वगैरह कुछ भी हो तो वो सही तरीके से उनको भी मिलना चाहिए और सही अनुपात में मिलना चाहिए, एवरेज में मिलना चाहिए। ओके, उसके बाद आगे कहा जा रहा है शोषित वर्गों के अधिकार के लिए सेना, नौसेना और पुलिस में किसी भी जाति सीमा के अप्रतिबंधित भर्ती स्वीकृत होगी। इसमें यही कहा जा रहा है अम्बेडकर के द्वारा जो सेना विभाग में जो भर्ती की जाती है कोई भी जाति पाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद आगे कहा जा रहा है 30 वर्षों की अवधि तक सभी सिविल सर्विस में सभी पदों राजपत्रित के साथ साथ गैर राजपत्रित के लिए भर्ती की में शोषित वर्गों का अधिकार मान्यता प्राप्त होगा। ये 30 वर्षों तक जो है ना सिविल सर्विसेज मतलब समझ रहे हैं ना, वो उसके पदों के लिए भी उसकी नियुक्ति करनी चाहिए और उसमें कोई भी जो है ना प्रतिबंधित नहीं करने चाहिए। और जैसे कि राजपत्रित हो या गैर राजपत्रित हो उसमें भी उसको जो है ना शामिल करना चाहिए, उसको भी शोषित वर्गों को अधिकार मान्यता देना चाहिए। ओके, उसके बाद आगे कहा जा रहा है आपका जैसे यहाँ अम्बेडकर ने पर्याप्त सुरक्षा उपायों पर जोर दिया क्योंकि उनका मानना था कि सुधार की किसी भी योजना के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि अस्पष्ट जनता के अच्छे प्रशासन के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय प्रदान किए जाने चाहिए। और अम्बेडकर जी का मानना था कि सबसे पहले ये जरूरी होनी चाहिए किसी भी समाज में जो है एक अच्छे प्रशासन की होना बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। यदि आप वहाँ प्रशासन अच्छे रहेंगे तो उसको जो है ना ये अच्छी तरीके से उसका शासन जीवन यापन चलेगा। जैसे कि आगे कहा जा रहा है नवंबर 1928 में बम्बई सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसका उद्देश्य प्रेसिडेंसी में घोषित वर्गों और आदिवासी जनजातियों की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों की जांच करना और उनके उत्थान के लिए सुरक्षा उपाय सुझाना। ये जो है 1928 में बम्बई जब सरकार ने एक आदेश दिया, एक समिति बनाया, उसका यही मुख्य उद्देश्य था। जो ये प्रेसिडेंसी जो हुई थी बम्बई प्रेसिडेंसी में, ये शोषित जैसे दलित वर्गों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए जो है ना वहाँ की पूरा शैक्षणिक हो जाएगा, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ये सभी की जाँच करनी चाहिए। उसके बाद उसमें जो भी बदलाव आएगा उसके उपाय जो भी आएंगे उसमें सुझाव देना चाहिए, उसमें बदलाव लाने की कोशिश करना चाहिए। फिर आगे कहा जा रहा है अम्बेडकर इस समिति के एक प्रमुख सदस्य थे जिसे स्टेट कमेटी के रूप में जाना जाता था। ये जो अम्बेडकर जो इस समिति के जो एक प्रमुख सदस्य थे, जो एक हेड की तरह कमेटी के रूप में जाना जाता था। समिति अपनी रिपोर्ट मार्च 1930 में सरकार को सौंप दी। ये जो है समिति ने अपनी रिपोर्ट को 1930 ईस्वी में सरकार को सौंप दी। देखिए समिति ने छात्रवृत्ति और छात्रावास की सिफारिश की है। जो है ना समिति गठन जो बनाया था, अम्बेडकर जो हेड थे समिति के मेंबर थे, उसका जो है ना इस सभी जातियों के लिए जो है छात्रावास के लिए सिफारिश की। और पिछड़े वर्गों की आर्थिक उत्थान के लिए इस समिति ने पुलिस में शोषित वर्गों की भर्ती करने की आवश्यकता पर बल दिया और आग्रह किया कि सेना में शोषित वर्गों की भर्ती के लिए वर्तमान बाधा को हटा दिया जाना चाहिए। यह जो है ना इस समिति के माध्यम से अम्बेडकर जी ने दलित वर्गों के लिए ये आश्वासन लिया, यह सुझाव मांगा, ये गारंटी मांगी कि जो भी है इसमें भर्ती होगी, सेना विभाग में भर्ती होगी, उसके तो सबसे पहले कोई जाति में मतभेद नहीं करना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसमें जो भी मतलब अधिकार होना चाहिए उसको सभी के सभी को मिलना चाहिए और उसमें जो भी बाधाएं हो उसको भी मतलब उसमें दिखाना चाहिए। जो भी आवश्यकता चीज़ें हो उस पर बल दिया जाना चाहिए। उसके बाद आगे कहा जा रहा है पिछड़े वर्ग के अधिकारी और पिछड़े वर्गों के योग्य उम्मीदवारों की सूची बनानी चाहिए और उनकी भर्ती को बढ़ावा देना चाहिए कि पिछड़े वर्गों द्वारा उपलब्ध वंशानुगत सेवाओं में पूछताछ की जानी चाहिए और पिछड़े वर्गों की आवास योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। ये जो है ना पिछड़े मतलब थोड़ा इतिहास के बारे में 1-2 साल पहले के बारे में, उसके बारे में जो है कौन कौन सी जाति के किस सेना में थे, क्या क्या थे, उसकी स्थिति किस तरह से वंशानुगत थे, उस तरह को पहले पूछताछ करनी चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए, उसके बाद सूची बनाना चाहिए। उसके बाद और पिछड़े वर्गों के लिए आवास योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, और उसके समिति ने सामाजिक तौर पर देवदासी के समर्पण को रोकने के लिए कानूनों की सिफारिश की। ये जो है देवदासी के लिए समर्पण के लिए, देवदासी को समर्पित करने के लिए जो उसको रोकने के लिए कानून के लिए सिफारिश की और प्रचार प्रसार कानून के लिए बहिष्कार की जांच की। और आगे कहा जा रहा है वर्ष 1930-32 के दौरान जब गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे, जब 1930 ईस्वी से 32 ईस्वी में लंदन में गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था, तब जो है अम्बेडकर ने भारत में एक शोषित वर्गों को, कमजोर वर्गों की समस्या पर ब्रिटेन और दुनिया का ध्यान केंद्रित करने पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये 1930 से 32 ईस्वी के दौरान जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में, उस समय अम्बेडकर जी ने अपने जो शोषित वर्गों, जो दलित वर्ग हैं, छोटी जाति के लोग हैं, उनके लिए जो है उसके समस्याओं को उजागर करने के लिए उन्होंने ब्रिटेन को और पूरी दुनिया को बताने के लिए वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसके आगे कहा जा रहा है अम्बेडकर और राय बहादुर श्रीनिवासन ने गोलमेज सम्मेलन में शोषित वर्गों का प्रतिनिधित्व किया। दोनों मिलकर जो है ना
शोषित वर्गों का प्रतिनिधित्व किया, इसको उजागर करने में सहायता किया। ओके, फिर आगे कहा जा रहा है पहले गोलमेज सम्मेलन में अम्बेडकर ने भविष्य के संविधान में शोषित वर्गों की सुरक्षा के लिए राजनीतिक सुरक्षा उपायों के लिए योजना पर बात की। पहले गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1928 ईस्वी में, उस समय जो अम्बेडकर ने भविष्य के लिए जो है, भविष्य में जो संविधान होने वाली थी उसमें दलित वर्गों के लिए, छोटी जातियों के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसके संविधान की जो नियम नागुन है सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। उसके जो भी राजनीतिक सुरक्षा उपाय होंगे उस सभी परियोजना पर बात होनी चाहिए। उसके उन्होंने मांग की कि शोषित वर्गों को भारत के भविष्य के संविधान में अधिनियमित मौलिक अधिकार दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी मांगे कि शोषित वर्ग जो है, दलित वर्ग, छोटी जाति के लोग जो हैं, भारत के भविष्य के संविधान में जो भी संविधान में नियमें लागू होगी, अधिनियमित मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए। सबको मौलिक अधिकार देने चाहिए, चाहे दलित हो या राजपूताना हो या कोई भी हो, ब्राह्मण हो, सभी के लिए इक्वल होना चाहिए। ओके, उसके कहा है जो भी सभी सार्वजनिक परियोजना के लिए अस्पृश्यता अभेद करे, जैसे कि कोई छुआछूत जो है ना मतभेद ना करे, अभेद करे, उसको इग्नोर करे। दूसरा, इस मौलिक अधिकार को भी ऐसे सभी समर्थता को अमान्य कर देना चाहिए और उन सभी भेदभावों को समाप्त करना चाहिए जो अब तक किए गए हैं। ये दूसरा मांग ये थी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है ऐसे सभी मान्य देना चाहिए, ऐसे जिससे कि वो पहले जैसे कि भेदभाव करते थे उन सभी भेदभावों को दूर कर दिए जाने चाहिए। उसके बाद उन्होंने विधायिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने के अधिकार सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा उपायों की मांग की, और वो जो है विधायिका को पर्याप्त जो है ना प्रतिनिधित्व करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी सहायता करने के लिए जो भी अधिकार होने चाहिए उसको सुनिश्चित करने के लिए उसकी सुरक्षा के उपायों की मांग की। और संयुक्त बनाम अलग मतदाताओं के विषय में बोलते हुए अम्बेडकर ने कहा है कि हम शोषित वर्ग अपने और हिंदुओं के बीच एक पूर्ण विभाजन की मांग करते हैं। हमें राजनीतिक प्रयोजनों के लिए हिंदू कहा गया है, लेकिन हम हिंदुओं द्वारा उनके भाइयों के रूप में कभी सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किए गए हैं। ये जो है, हम जो है हिंदू भाई हैं, हिंदू कहे जाते हैं, हिंदू जनों की हम लोग जन्मे हैं, लेकिन जो है वो अछूत जो है उनको जो है छोटी जाति के लोग हिंदू द्वारा जो है उसको उनके भाई के लिए रूप में कभी भी सामाजिक रूप में हम लोग स्वीकार नहीं किए हैं। ऐसा स्थिति था। ओके, ताकि ऐसा ही स्थिति था जिससे कि वो दलित वर्गों के लिए कभी भी भाईचारे के रूप में हम लोग नहीं देखे, वे स्वीकार नहीं किए। ये बहुत बड़ी दिक्कतें था। उसके बाद आगे कहा जा रहा, इसी सम्मेलन में अम्बेडकर ने नौकरियों में शोषित वर्गों की भर्ती पर जोर दिया। अम्बेडकर जी ने नौकरियों के लिए, दलित वर्गों के लिए, शोषित वर्गों के लिए, छोटे जातियों के लिए जो ना सेना में भर्ती नौकरियों के लिए, जैसे भर्ती के लिए काफ़ी जोर दिया ताकि उनको भी आगे बढ़ने की मौका मिले। संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, नौकरियों की उप समिति की इच्छा है कि सार्वजनिक नौकरियों में शोषित वर्गों के रोजगार के मामले में एक उदार नीति अपनाई जाए, और यह विशेष रूप से सिफारिश करती है कि पुलिस और सैन्य विभागों में भर्ती जिससे उन्हें अभी तक बाहर रखा गया, उन्हें उनके लिए खोल देना चाहिए। ये जो है छोटे जाति के लोग, शोषित वर्गों के लिए, दलित वर्गों के लिए अम्बेडकर जी ने यह सिफारिश किया कि उनके लिए भी नौकरियों की सेवा भर्ती करनी चाहिए। उन्हें भी सेना विभाग, कोई भी पुलिस विभाग कर्मचारी में, सभी चीज़ों में उनको भी भर्ती लेनी चाहिए। अब तक जितने भी उसके लिए प्रतिबंध थे कि यह नौकरियां नहीं कर सकते ये वगैरह वगैरह, तो उसको जो है ना उस पर उसको खोल देना चाहिए ताकि वे सभी जो है ना अपनी जीवन यापन सही तरीके से और सरकारी लाभ ले पाए। ओके, फिर आगे कहा जा रहा है, अम्बेडकर ने 4 जनवरी 1931 को गोलमेज सम्मेलन में विशेष प्रतिनिधित्व के लिए शोषित वर्गों के दावे पर एक पूरक ज्ञापन प्रस्तुत किया जो विशेष प्रतिनिधित्व की सीमा को परिभाषित करता है। 4 जनवरी 1931 ईस्वी में जो गोलमेज सम्मेलन हुई थी, विशेष रूप से जो भी प्रतिनिधित्व होते थे, शोषित वर्ग के होते थे, छोटी जाति के लोग होते थे, उस पर दावा पर जो एक पूरक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। ओके, उसके बाद उन्होंने आगे कहता है, उन्होंने साइमन का आयोग और भारतीय केंद्र समिति के अनुमान के अनुसार अपनी आबादी के अनुपात में शोषित वर्गों के लिए प्रतिनिधित्व की मांग की, और उनके बाद उन्होंने यह भी मांग की कि शोषित वर्गों को अपने मतों के लिए अलग अलग मतदाताओं के माध्यम से प्रांतीय और केंद्र विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करने का अधिकार होगा। इसमें यही कहा जा रहा है कि अम्बेडकर जी के द्वारा जो है, जो भी मतलब जैसे नॉर्मल जाति के लोग, जो बड़े जाति के लोग जीवन यापन कर रहे हैं, ठीक उसी तरह उनको भी मौका देना चाहिए, उनको भी जीने का अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता मिलनी चाहिए। राजनीतिक हो या धार्मिक हो या आर्थिक हो, सभी चीज़ों में उनको बराबरी का हक होनी चाहिए। जैसे कोई चुनाव वगैरह में होता है तो अपनी इच्छानुसार किसी को मत देनी चाहिए, अपने इच्छानुसार वो प्रतिनिधित्व बन सकता है। इस तरह से जो वो मांगे की। ओके, उसके फिर आगे देखिए, आगे कहा जा रहा है, ब्रिटिश काल में अम्बेडकर के संघर्ष का केंद्र फोकस अछूता के संवैधानिक अधिकारों के लिए निम्नानुसार सूचीबद्ध किया गया। जो है ब्रिटिश काल में जो है अम्बेडकर ने कुछ अधिकार मतलब
अधिकार जो लागू किए थे वो इस प्रकार है। देखिए जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है शोषित वर्गों को सभी शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। शोषित वर्ग जो जैसे दलित वर्ग के लोग हैं उसके लिए जो है सभी प्रकार की शैक्षणिक सुविधाएं प्रदान कर देनी चाहिए। उसके सेकंड में कहा जा रहा है शोषित वर्गों को उनकी आबादी आवश्यकता और महत्व के आधार पर राज्य और केंद्र विधान परिषदों में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। शोषित वर्गों को जो है उनकी जैसे कि जितनी जनसंख्या है समाज में, जितनी आबादी है और जितनी आवश्यकता है उसके महत्व के अनुसार उसके महत्व को देखना चाहिए। उसके बाद उनको सब चीज़ें सभी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। और जैसे कोई राज्य हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिस तरह से उसका प्रतिनिधित्व विधान परिषद हो, सभी प्रकार के चुनाव वगैरह में उनको भी हिस्सेदारी लेने का मौका मिलना चाहिए। उसके बाद आगे कहा राज्य और केंद्र सरकार की सेवाओं में नौकरियां आरक्षित होनी चाहिए। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा आपका जैसे मान के लिए कोई पीसीएस होता है ना, स्टेट पीसीएस, उसमें और सेंट्रल जॉब में जैसे कि हो गया रेलवे वगैरह, इस सब में उसको जो है आरक्षित देनी चाहिए। सब में उसको नौकरियां मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक में मिले किसी में एक में ना मिले। ओके, इस तरह से ये होनी चाहिए। उसका चौथा कह रहा है देश के सभी लोकतांत्रिक निकायों में शोषित वर्गों को प्रतिनिधित्व देना चाहिए। उसके पांचवा कह रहा है शोषित वर्गों के लिए पृथक मतदाताओं का प्रावधान किया जाना चाहिए। और लास्ट है शोषित वर्गों के लिए पृथक बस्तियों की स्थापना की जानी चाहिए। ये सभी जो है सामाजिक स्तर पर जो है आपका ब्रिटिश द्वारा जो है भारत में सामाजिक न्याय के लिए अम्बेडकर जी का यही संघर्ष था, यही सब संघर्ष था। ओके, तो इस तरह से देखिए ये टॉपिक जो है कवर हो गया। आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे इस टॉपिक को। जैसे कि यहाँ इसमें कहा जा रहा है ना कि ब्रिटिश भारत में सामाजिक न्याय के लिए अम्बेडकर का क्या क्या संघर्ष था, यही संघर्ष था। यही सब जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी में साइमन कमीशन में क्या क्या मांगे की, किस तरह से दलितों के लिए होनी चाहिए, ये सभी मांगे थी। आप सभी एक बार दोबारा से रिवीजन कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है 6.4। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें देखिए स्वतंत्र भारत में सामाजिक न्याय के कारण संवैधानिक विधानसभा में अम्बेडकर की भूमिका, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें देखिए इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। ये मौलिक अधिकार आपको पूछने की चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। इसको कवर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे देखिए मौलिक अधिकार पर आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए इस तरह से देखिए जैसे कि आपको बोल देगा सामाजिक न्याय के प्रचार और भेदभाव रोकने के लिए संवैधानिक प्रावधानों में मौलिक अधिकारों के लिए अम्बेडकर के प्रयासों पर चर्चा करें, यही पूछा जा सकता है। आपको इस तरह से पूछने की चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा है, तो इसको कवर करना, इसको कंप्लीट करना हमें बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए देखते हैं मौलिक अधिकार में क्या कहा जा रहा है। अम्बेडकर को भारतीय संविधान में अधिकार पर प्रपत्र की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त थे। वो विशेष रूप से अल्पसंख्यकों और सामान्य रूप से सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की एक विस्तृत प्रणाली की लगातार मांग कर रहे थे। जिस तरह से मौलिक अधिकार जो है ये दलित वर्गों के लिए मांग की जरूरत थी, उसी तरह सभी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार बहुत ही ज़्यादा जरूरी थी। जैसे आप सभी को मौलिक अधिकार के बारे में ज्ञात ही होगा, मौलिक अधिकार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी जाति को हो, कोई भी पार्टी के हो। ओके, उसके बाद आगे कहा जा रहा है अल्पसंख्यकों को नेता के रूप में सामाजिक न्याय के लिए उनकी लड़ाई और उनके संघर्ष में मुख्य मुद्दा दी थी। और उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जब तक सामाजिक न्याय और स्वयं संविधान में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक सुरक्षित नहीं किया जाएगा। जब तक उन्होंने यानी कि अम्बेडकर जी का कहना था कि जब तक हमारे संविधान में जो है ना सामाजिक न्याय हो गया को शामिल नहीं करेंगे तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं है। सामाजिक न्याय मतलब कि समाज में जो भी न्याय होनी चाहिए उसको जब तक ऐड नहीं करेंगे उसमें तब तक नहीं हो पाएगी। और आगे कहा जा रहा है पहला कार्य जो कि संविधान सभा ने स्वयं को संबोधित किया था वह एक बिल ऑफ राइट्स का गठन था, जिसे सामाजिक न्याय और गैर भेदभाव के अनुसार गौरव का स्थान मिला था। विधानसभा और समितियों के विभिन्न चरणों के माध्यम से अधिकारों का व्यापक चार्टर जल्द ही विकसित हुआ। इसमें देखिए पहला कार्य यही था कि संविधान सभा में जो भी संबोधित किया गया था, संविधान के अंतर्गत ये जो बातें रखी गई थी वो इस पर था कि यानी कि एक गठन किया गया था जिसका नाम था बिल ऑफ राइट्स का गठन, जिसे सामाजिक न्याय के लिए जो है और गैर भेदभाव के अनुसार गौरव का स्थान मिला था। उसको जो है सामाजिक न्याय हो गया, जैसे समाज में जो भी न्याय होनी चाहिए उसको, और उसमें जो भी गैर भेदभाव होनी चाहिए भेदभाव था उसको, उसके अनुसार जो है उसको गौरव का स्थान प्राप्त था। किसको प्राप्त था? बिल ऑफ राइट्स का गठन जो किया था उसका। उसके विधानसभा जो है फिर आगे कहा जा रहा है भारतीय संविधान में भेदभाव को रोकने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रावधान मूलभूत अधिकार के रूप में जाना जाता है। ये भारतीय संविधान में जो है भेदभाव को रोकने के लिए, ये अछूतों को मतलब देख के ये वो डिजिटल जो होता है उसको रोकने के लिए सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय आएगा तो हम लोग के आपस में भेदभाव भी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद कहा जा रहा है भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किसी अन्य संविधान में विधेयक अधिकारों से अधिक व्यापक है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार जो है किसी अन्य संविधान के रूप में जो ना काफ़ी ज़्यादा भिन्नता है, कभी ज़्यादा मूलभूत है। उसके बाद आगे कहा जा रहा है
व्यापक है, क्योंकि भारत एक विषम समाज है। भारत जो है, भारत में बहुत प्रकार के धर्म हैं, जाति हैं, पार्टी हैं, इस प्रकार के बहुत सारे इसमें जो है संस्कृति हैं, उसके सामाजिक स्थितियाँ, विविधता है। उनका उद्देश्य न केवल नागरिकता की सुरक्षा और गुणवत्ता को प्रदान करना है, बल्कि नागरिकता, न्याय और निष्पक्षता के विशिष्ट मानकों को भी प्रदान करना है। ये जो है संविधान का यही उद्देश्य था कि वो सिर्फ भारत में जो है उसका नागरिकता की ही सुरक्षा नहीं करना वहाँ के, बल्कि यहाँ के जो न्याय को भी, उसके नागरिकता को, सबको मतलब सुरक्षा के लिए उसके आगे की ओर बढ़ना चाहिए। ओके, फिर आगे कहा जा रहा है संविधान। भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार निम्न है। भारत संविधान में जो है मौलिक अधिकार निम्न है। देखिए ये पॉइंट आपको पॉइंट वाइज आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि आपका ये पॉइंट हो गया, आप इस तरह से पॉइंट वाइज को इस तरह से या स्टार आपको जिससे मन हो आप इस तरह से लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने की चांसेस होगी। देखिए इस तरह से पॉइंट वाइज आप लिखिएगा, जैसे देखिए आ गया है। देखिए फर्स्ट पॉइंट में आपका कानून के समक्ष समानता की गारंटी देना और कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष जो है समानता की गारंटी देना और कानून का समान संरक्षण, यह अनुच्छेद 14 में है। उसके बाद कहा जाए धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध, जैसे कि किसी भी जाति, धर्म वगैरह के इसमें जो मतभेद नहीं करना चाहिए और उसके बाद इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, अनुच्छेद 15 में कहा जाता है। फिर अनुच्छेद 16 में कहा जा रहा है तीसरा पॉइंट में सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समान अवसर। फिर नेक्स्ट पॉइंट में अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता मतलब है छुआछूत, जो है छुआछूत जाति के लोग, छोटे मोटे जातों के लोग होते हैं, उस पर उन्मूलन करना चाहिए, उस पर जो है भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये अनुच्छेद 17 में कहा जा रहा है। उसके नेक्स्ट पर लास्ट पॉइंट में कहा जाता है इंसानों को खरीदना और बेचना और श्रमिकों को जबरदस्ती काम पर लगाने पर प्रतिबंध, यह अनुच्छेद 23 में कहा जा रहा है। ये सभी अनुसूची जो है अम्बेडकर जी के अनुसार भारतीय संविधान में जो निहित है वो मौलिक अधिकार के निम्न है। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, आप सभी को ज्ञात ही होगा जो संविधान में पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। उसके बाद आगे कहा जा रहा है हमारे समाज में सामाजिक समानता, सामाजिक कलंक और सामाजिक असमर्थता को समाप्त करने के अम्बेडकर के प्रयास इन प्रावधानों में प्रकट हुए। ये जो है समाज में सामाजिक असमानता, समाज में जो है ना भेदभाव और सामाजिक कलंक, किसी पे कलंक लगाता है, ये छोटे जाति का लोग है, इस पर ये पानी मत दे लेने दो, कुआं के पास मत जाने दो, ये वगैरह वगैरह होता है ना, सामाजिक असमर्थता को समाप्त करने के लिए अम्बेडकर का बहुत प्रयास था। जो ओके, संक्षेप में कहा जाता है कि अम्बेडकर और हमारे संविधान के अन्य संस्थापकों ने इस बात पर बल दिया कि संविधान का उद्देश्य एक समतावादी समाज स्थापित करना था। ये जो है संक्षेप में हम लोग विस्तार पूर्वक में कहा जा सकता है कि संविधान के जो है संविधान में अम्बेडकर के साथ साथ जो अन्य संस्थापक थे, उसके जो मददगार थे, जो उनका भी यही इसी पर बल था कि जो ना वो समतावादी समाज पर स्थापित करना था। ओके, फिर आगे कहा जा रहा है जहाँ अधिकारों की गारंटी केवल कुछ लोगों को नहीं बल्कि सभी को दी गई थी। ये जो है अधिकार जो है गारंटी जो केवल मुख्य लोगों को ले नहीं बल्कि जितने भी भारत में मतलब जनते हैं, जितने भी नागरिक हैं, उन सभी के लिए ये होनी चाहिए। वे दृढ़ विश्वास करते थे कि समान अवसर का अधिकार का कोई अर्थ नहीं है जब तक कि समाज में व्यापक असमानताएं कम नहीं की जाती है। उसका जो बहुत ही बड़ा विश्वास था, बिलीव था, वो बिलीव करते थे कि समाज में जब तक ना अवसर का अधिकार का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जब तक समाज में जो है ना असमानताएं को कम नहीं करेंगे, जो है ना समानता, भेदभाव इस सब को कम नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगी। उसके बाद राजनीतिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तुच्छ है। जब भूख के डर से लोगों की विशाल संख्या को कुछ लोगों की इच्छा पर मजबूर होना पड़ता है। निजी संपत्ति का अधिकार उन लोगों के लिए निरर्थक है जिनके सिर पर कोई छत नहीं है, ठीक है। जिसके पास छत नहीं है उसको ये सब चीज़ दिक्कत होता है, मजबूर होता है। ओके, उसके बाद आगे कहा जा रहा है अवकाश का अधिकार या किसी पेशे को चुनने की स्वतंत्रता का बेरोजगार व्यक्ति के लिए कोई अर्थ नहीं है। ये जैसे कि अवकाश, छुट्टी लेने का अधिकार हो गया, कोई पेशे चुनने का अधिकार हो, जिसके पास छत नहीं हो, खाने के लिए कुछ भी नहीं हो, ये सभी को जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ओके, उसके बाद ये सभी अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब रहने का कोई अर्थ ही नहीं, समझे हैं। फिर आगे कहता है मानव अधिकार के संबंध में भारतीय संविधान प्रारूप उल्लेखनीय है, जो समस्या समाधान के रूप में एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय प्रयास है। यह एक और राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के बीच तथा दूसरी ओर सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के बीच अथवा व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक न्याय की मांगों के बीच असंतुलन बनाने की कोशिश करता है। ये सभी देखिए ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आ गया। ये देखिए राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत, ये जो ना आप अपने एक बार पढ़ लीजिएगा, इतना खास नहीं है, ठीक है, फिर भी आप इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, तो इस तरह से देखा जाए तो ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया है। ओके, इसमें और कुछ खास नहीं है। तो देखा जाए तो यूनिट 6 जो है हम लोग कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। ओके,
तो आप सभी जो है ना इसको एक बार और हो सके तो देख ली सुन लीजिएगा, और आसानी तरीके से सब कुछ फिर बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और जो भी अभी तक यूनिट 5 तक कवर नहीं किए, कंप्लीट नहीं किए, उसको ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा और इसको कंप्लीट कीजिएगा। और बहुत ही जल्द 7 यूनिट भी स्टार्ट होने वाली, हमें भी कल इसका सेशन स्टार्ट हो जाएगी 7। ओके, और हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए। इस यूनिट मतलब इस चैप्टर इस बुक को बहुत ही जल्द हम लोग कवर कर लेंगे, इसी तरह एक्सप्लेन करेंगे। ओके, आई होप कि मेरी एक्सप्लेनेशन आप सभी को समझ आया होगा। और आप सभी से एक निवेदन है, जो भी इस चैनल पर न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। उसके बाद वीडियो पसंद है तो ज़रूर लाइक कीजिए, और कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए, और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद,